हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम मराठा वंश के विषय में पढ़ रहे थे और इससे संबंधित एक वीडियो आप पहले देख चुके हैं जिसमें हमने शिवाजी तक के इतिहास को कवर कर लिया है। ये मराठा वंश से संबंधित दूसरा वीडियो है और इसमें हम मुख्य रूप से शिवाजी के उत्तराधिकारियों या पेशवाओं के इतिहास के विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संभाजी के विषय में। संभाजी के शासनकाल के विषय में अगर बात करें तो इनका शासनकाल 1680 से लेकर के 1689 तक माना जाता है। ये शिवाजी और सईबाई के पुत्र थे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शिवाजी की 4 पत्नियां थीं और उन्हीं पत्नियों में से इनकी एक पत्नी कौन थी? सईबाई। तो जो संभाजी थे ये शिवाजी और सईबाई के पुत्र थे। संभाजी का जन्म 1667 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की तो केशव भट्ट और उमाजी पंडित नाम के 2 व्यक्तियों के द्वारा इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूर्ण की गई। यानी केशव भट्ट और उमाजी पंडित संभाजी के प्रारंभिक गुरु कहे जा सकते हैं। इनका विवाह येशुबाई के साथ हुआ, यानी इनकी पत्नी का नाम येशुबाई था और येशुबाई से ही इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था शाहू। ठीक है, शाहू के विषय में आप इसी वीडियो में आगे विस्तार में पढ़ेंगे। संभाजी के शासनकाल से संबंधित सबसे प्रमुख घटना है अष्टप्रधान में विघटन। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके समय में, शिवाजी के समय में जो अष्टप्रधान हुआ करती थी, 8 मंत्रियों की जो परिषद हुआ करती थी, उसमें विघटन हो गया था। तो संभाजी के शासनकाल में ही अष्टप्रधान में विघटन देखने को मिलता है और इस विघटन का सबसे प्रमुख कारण था कि संभाजी ने अपने विश्वास पात्र एक ब्राह्मण जिसका नाम था कविकलश को इन्होंने मराठा प्रशासन के सबसे ऊंचे अधिकार जो थे, सर्वोच्च अधिकार जो थे, वो कविकलश को सौंप दिए थे और इस तरीके से अष्टप्रधान में विघटन हो गया था। यहाँ पर याद रखने की एक बात ये भी है कि संभाजी के राज्याभिषेक से पहले या संभाजी के राजा बनने से पहले कुछ समय के लिए इनके सौतेले भाई राजा राम को जो उत्तराधिकार होता है, उत्तराधिकार नियम का उल्लंघन करते हुए शासक बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर दोबारा से संभाजी को जो है राजा बनाया गया। यानी इस पीरियड में जो राजा राम थे वो करीबन 3 महीने के लिए शासक बने होंगे। उसके बाद में संभाजी को दोबारा से शासक बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे प्रमुख प्रश्न ये है कि अष्टप्रधान में विघटन जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? संभाजी के समय में हुआ था। ठीक है, एक और प्रमुख घटना है संभाजी के जीवन की कि इस समय पर मुगल जो राजा था या मुगल शासक जो था वो औरंगजेब था। औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह के बाद में संभाजी ने अकबर द्वितीय को अपने यहाँ पर क्या दे दिया? संरक्षण दे दिया। ठीक है, संभाजी ने अकबर द्वितीय को क्या दे दिया? संरक्षण दे दिया और इसी से औरंगजेब संभाजी से क्या हो गया? नाराज हो गया। फिर क्या होता है कि औरंगजेब अपने एक सेनापति को जिसका नाम था मुकर्रब खां, जो कि मुगल सेनापति था, ठीक है, औरंगजेब का सेनापति था, उसको भेजता है और संभाजी पर आक्रमण कर देता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि संभाजी और वह ब्राह्मण जिसको इन्होंने सर्वोच्च अधिकार दे रखे थे प्रशासन के, यानी कविकलश, संभाजी और कविकलश दोनों को मुकर्रब खां के द्वारा बंदी बना करके इनकी हत्या कर दी जाती है और इस तरीके से संभाजी के शासनकाल का अंत हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्व में संभाजी से पहले राजा राम का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है, लेकिन बाद में उसे गद्दी से उतारकर संभाजी को राजा बना दिया जाता है। इनकी मृत्यु के बाद फिर दोबारा से राजा राम का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सबसे पहले शिवाजी के बाद में राजा कौन बने थे? राजा राम बने थे, लेकिन कुछ समय के लिए। ठीक है, करीबन 3 महीने के लिए। अप्रैल के समथिंग ये राजा राम शासन बने थे और सितंबर में या अगस्त में इसके बाद में संभाजी को शासक बना दिया गया था। संभाजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद में फिर दोबारा से राजा राम का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में शुरू होता है राजा राम का कार्यकाल। राजा राम का कार्यकाल माना जाता है 1689 से लेकर के 1700 तक। इस समय शाहू किसका पुत्र था? संभाजी का पुत्र था। इस समय जो शाहू था उसकी उम्र केवल 7 ईयर्स थी, 7 वर्ष थी। तो इस वजह से वो राजा बनने के लिए जो है वो पर्याप्त उनकी आयु नहीं थी। इस वजह से राजा राम को शासक बना दिया गया था। मुगलों के आक्रमण की आशंका के कारण राजा राम ने जिंजी के किले में शरण ली, क्योंकि अभी जो क्या हुआ था कि संभाजी और कविकलश को औरंगजेब के सेनापति के द्वारा हत्या कर दी गई थी, उनको बंदी बना करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं राजा राम को भी ये आशंका थी कि मुगल फिर दोबारा से आक्रमण कर सकते हैं। तो इसी आशंका के कारण उसने जिंजी के किले में खुद को जो है शरण ले ली।
1689 में येसुबाई और शाहू दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है मुगलों के द्वारा और 1700 में सतारा में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम से संबंधित सबसे प्रमुख प्रश्न ये पूछा जाता है कि इन्होंने या इनके समय में अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी कि इन्होंने एक नए पद का सृजन किया था। ठीक है, राजा राम ने एक नए पद का जो है सृजन किया जिसका नाम था प्रतिनिधि। अष्टप्रधान में राजा के बाद में जो सर्वोच्च पद होता था वो पेशवा का होता था, लेकिन राजा राम के समय में एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किया गया। इस प्रतिनिधि का जो स्थान था वो पेशवा से ऊपर था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहले अष्टप्रधान में 8 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन राजा राम के समय में अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में ताराबाई का शासनकाल शुरू होता है 1700 से 1707 ईस्वी तक। ये ताराबाई जो थी वो राजा राम की पत्नी थी और राजा राम के बाद में कायदे से शिवाजी द्वितीय को जो है शासक बनाया गया था, लेकिन शिवाजी द्वितीय जो था इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, ये वयस्क नहीं था, अल्पवयस्क था। इसी वजह से ताराबाई इसकी संरक्षिका के रूप में इन्होंने जो शासन का कार्यभार था अपने हाथों में लिया था। ठीक है, 1707 में हो जाती है औरंगजेब की मृत्यु और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में शाहू जो मुगलों की कैद में थे उनको क्या कर लेते हैं? रिहा करा लिया जाता है। और ताराबाई के समय में मराठे फिर दोबारा से अपनी पूर्व जो उनकी शक्ति थी उसको प्राप्त करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ताराबाई के समय में मराठों का फिर दोबारा से उत्कर्ष देखने को मिलता है। अब इसके बाद में समय आता है साहू जी का। साहू जी का जो शासनकाल है वो 1707 से लेकर के 1749 तक माना जाता है। ये संभाजी के पुत्र थे। ठीक है, शाहू कौन थे? ये संभाजी के पुत्र थे। अब शाहू और ताराबाई, ठीक है, शाहू और ताराबाई में क्या होता है? युद्ध होता है खेड़ नामक स्थान पर। सॉरी, एक सेकेंड रुकेंगे। शाहू और ताराबाई में खेड़ नामक स्थान पर युद्ध होता है जिसमें शाहू के द्वारा ताराबाई को पराजित कर दिया जाता है और ये महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में छुपते हुए पलायन कर जाती हैं। साहू जी ने जो अपनी राजधानी थी वो सतारा को बनाया। 1708 में इन्होंने क्या हुआ था? इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनके समय में ही एक सबसे प्रमुख पद का गठन किया जाता है जिसका नाम था सेनाकर्ते। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किसके समय में सेनाकर्ते नामक पद का गठन किया गया था? तो वो शाहू के समय में सेनाकर्ते पद का गठन किया गया था। सेनाकर्ते का मतलब था प्रमुख सैन्य अधिकारी या सैन्य प्रमुख। ठीक है, और इनके समय में जो सेनाकर्ते बनाया गया था वो बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया था। ठीक है, पेशवा के पद पर बालाजी की नियुक्ति कर दी गई और उसकी नियुक्ति के साथ ही ये पद जो था अनुवंशिक हो गया वंशानुगत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि किसके समय में पेशवा का पद क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है। तो शाहू के समय में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद दिया था या सेनाकर्ते का पद दिया था और इसी के साथ में जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत हो गया। ठीक है, और इसके बाद में बालाजी विश्वनाथ और उनके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो राज्य के वास्तविक शासक बनते चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है राजाराम द्वितीय। राजाराम द्वितीय के अगर कार्यकाल की बात करें तो राजाराम द्वितीय का कार्यकाल माना जाता है 1749 से लेकर 1750 तक। ज़्यादा लंबा कार्यकाल इनका नहीं रहा था। ये शिवाजी द्वितीय के पुत्र थे और इनको राजा जो बनाया गया था वो ताराबाई के कहने पर बनाया गया था। ठीक है, ताराबाई के कहने पर, ताराबाई की सिफारिश पर इनको छत्रपति बनाया गया था। 1750 में राजाराम और बालाजी बाजीराव के बीच में एक संधि हुई जिसका नाम था संगोला की संधि और इसी संगोला की संधि से जो पेशवा थे वे मराठा संगठन के वास्तविक नेता बन गए। प्रश्न पूछा जा सकता है किस संधि के द्वारा जो पेशवा थे वो मराठा संगठन के वास्तविक प्रमुख बन जाते हैं? तो ये संगोला की संधि 1750 में जो राजाराम और बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी, इसी संधि के तहत पेशवा मराठा संगठन के वास्तविक नेता बन गए। अब यहाँ से नज़र डालते हैं पेशवाओं के इतिहास पर। पेशवाओं का इतिहास अगर हम कहें तो प्रारंभ होता है बालाजी विश्वनाथ से। ठीक है, पेशवाओं का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? बालाजी विश्वनाथ से प्रारंभ होता है। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल 1713 से लेकर के 1720 तक माना जाता है। ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक भी कहे जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है।
अब नज़र डालते हैं इनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं पर। 1699 से 1708 तक, 1699 से लेकर के 1708 तक ये मराठा सेनापति जिनका नाम था धनाजी जाधव, ठीक है, धनाजी जाधव की सेवा में रहे थे। जब धनाजी जाधव की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये शाहू के पास आ जाते हैं और उनकी सेवा करने लग जाते हैं। 1708 में शाहू ने इनको सेना करते का पद प्रदान किया था, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1708 में शाहू ने इन्हें सैन्य प्रमुख का दर्जा दे दिया, सेना करते का पद प्रदान कर दिया। 1713 में शाहू के द्वारा ही ये पेशवा नियुक्त किए गए, ठीक है। 1708 में शाहू ने इनको सैन्य प्रमुख बनाया और 1713 में शाहू के द्वारा ही इनको मराठा संगठन जो उसका पेशवा नियुक्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने जो 1719 में बालाजी विश्वनाथ और मुग़लों की तरफ से सैयद हुसैन अली के बीच में एक संधि होती है, ठीक है। 1719 में बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन अली, ठीक है, ये मुग़लों की तरफ से जो है प्रतिनिधि थे। मुग़ल शासक उस टाइम पे कौन थे? रफ़ी-उद-दरजात, ठीक है। रफ़ी-उद-दरजात के समय में 1719 में बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन अली के बीच में एक संधि होती है और इस संधि को अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन अली के बीच में 1719 में जो संधि हुई थी उसको दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है और इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा था, ठीक है। तो मराठों का मैग्ना कार्टा कही जाने वाली दिल्ली की संधि किसके बीच हुई थी? ये बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन अली के बीच हुई थी। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें थीं उन पर नज़र डालते हैं। इस संधि के अनुसार कौन कौन सी बातें सामने आई? मुग़ल बादशाह रफ़ी-उद-दरजात ने शाहू को महाराष्ट्र एवं शाहू द्वारा जितने भी जीते गए क्षेत्र थे उन सभी का मालिक मान लिया, ठीक है। यानी दिल्ली की संधि में ये था कि मुग़ल बादशाह उस टाइम पर रफ़ी-उद-दरजात था, तो रफ़ी-उद-दरजात ने शाहू को महाराष्ट्र और शाहू के द्वारा जितने भी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की गई थी उनका वास्तविक शासक जो है शाहू को मान लिया था। दक्षिण भारत के 6 सूबे जो थे उनसे चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मराठों को दे दिया गया। इसके साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर, यानी अगर मुग़लों को आवश्यकता पड़ती है, मुग़लों पर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, तो जो मराठे हैं वो 15,000 घुड़सवारों द्वारा सैन्य सहायता जो है मुग़लों को प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ मुग़ल बादशाह को हर वर्ष 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सारी शर्तें जो है दिल्ली की संधि में मानी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ के समय में ही, देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि रफ़ी-उद-दरजात से पहले मुग़ल शासक थे फर्रुखसियर और बालाजी विश्वनाथ के समय में ही मराठों की तरफ से विश्वनाथ खांडेराव दामादे और सैयद हुसैन अली, ये मुग़लों की तरफ से, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के फर्रुखसियर को उसके गद्दी से हटा दिया था और रफ़ी-उद-दरजात को शासक बनाया था। ये यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसको आप याद रखें। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मराठा शासक के शासनकाल में फर्रुखसियर को राजगद्दी से उतार करके रफ़ी-उद-दरजात को शासक बनाया गया था? तो वो बालाजी विश्वनाथ के समय में, यानी पेशवा कौन थे उस टाइम पे? बालाजी विश्वनाथ थे। तो इस समय बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठों की तरफ से जो पैरवी करी थी वो किसने करी थी? विश्वराव खांडेराव दामादे ने, और मुग़लों की तरफ से सैयद हुसैन अली, दोनों ने मिलकर के फर्रुखसियर को अपदस्थ कर दिया था और रफ़ी-उद-दरजात को शासक बनाया था। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद में जो दूसरे पेशवा होते हैं वो होते हैं बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 तक इनका शासनकाल माना जाता है। ये प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे और इन्हीं के विषय में एक कोटेशन कही जाती है। इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के प्रति अपनी जो सोच थी, अपनी या जो नीति थी उसकी घोषणा करते हुए कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी अवश्य देखी होगी, ज़रूर देखी होगी सबने। उसमें जो रणवीर सिंह का जो डायलॉग होता है वो इसी तरीके से होता है। उनसे एक सीन आपने देखा होगा, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप सभी को पता होगा। उनकी जब परीक्षा होती है पेशवा बनने की, तो वो क्या करते हैं, एक पंख जो है उसमें रेत में गाड़ देते हैं और उसके बाद में
उस पर निशाना लगाने को कहते हैं, तो वो उसकी जड़ में निशाना लगाता है। तो ये जो इसी जो कोटेशन है, इसी लाइन के बेस पर उस सीन को जो है फिल्माया गया था। ठीक है, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। ये नीति थी मुगल साम्राज्य के प्रति बाजीराव प्रथम की। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने ही हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया था। इसके साथ साथ बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क आसफ जाह को पराजित किया। ये तिथि 7 मार्च 1728 की थी। 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम ने निज़ामुल मुल्क आसफ जाह को हराया और उसे हरा करके मुंशी सिवा गांव की संधि करने के लिए बाध्य किया। तो प्रश्न बन सकता है कि मुंशी सिवा गांव की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ये बाजीराव प्रथम और निज़ामुल मुल्क आसफ जाह के बीच हुई थी। ठीक है, इस संधि के परिणाम क्या क्या निकले थे कि बाजीराव ने निज़ाम को साहू को चौथ एवं सरदेशमुखी कर देने के लिए स्वीकारा। ठीक है, शंभू जी को सहायता न देने का आश्वासन दिया। इसके साथ साथ जितने भी विजित प्रदेश थे बाजीराव प्रथम के द्वारा या शाहू के द्वारा, उन सभी को उसने लौटाया और जितने भी बंदी मराठों के उसने बना रखे थे उन सभी को छोड़ देना भी स्वीकार किया। ठीक है, ये सारी जो बातें थी ये किसके अंतर्गत थी? मुंशी सिवा गांव की संधि के अंतर्गत। ठीक है, अब निज़ाम की जो पराजय हुई थी या निज़ाम की हार हुई थी, उससे दक्कन में मराठों की जो है सर्वोच्चता स्थापित हुई। ठीक है, आगे चल कर के क्या होता है, शंभू जी और बाजीराव के बीच में एक संधि हो जाती है, वारणा की संधि, जो कि हुई थी 1731 में। 1731 में शंभू जी और बाजीराव प्रथम के बीच में वारणा की संधि होती है। ठीक है, अब बाजीराव प्रथम की गुजरात विजय के बारे में बात करते हैं। गुजरात से भी मराठे पहले से ही चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलते रहते थे। तो साहू ने क्या किया कि जो कर वसूलने का अधिकार था वो त्र्यंबक राव दाभादे को दे दिया। ठीक है, ये मराठा सेनापति था त्र्यंबक राव दाभादे। साहू ने गुजरात से कर वसूलने का अधिकार त्र्यंबक राव दाभादे को दे दिया, लेकिन दाभादे ने क्या किया, निज़ाम से मित्रता कर ली, ये निज़ाम की तरफ हो गया। ठीक है, तो अब इससे जो है जो बाजीराव प्रथम था वो बहुत नाराज़ हुआ और 1731 में बाजीराव ने त्र्यंबक राव दाभादे के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर दी। तो बाजीराव प्रथम और त्र्यंबक राव दाभादे में एक युद्ध होता है जिसे डबोई के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में त्र्यंबक राव दाभादे की मृत्यु हो जाती है और इसके स्थान पर गुजरात में बाजीराव प्रथम की सहायता से पिलाजी गायकवाड़ का राज्य जो है स्थापित कर दिया जाता है। 1738 में गुजरात को भी मराठा राज्य में मिला दिया जाता है। ये ठीक है, ये हो गई आपकी गुजरात विजय से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। इसके बाद में बाजीराव प्रथम की बुंदेलखंड विजय के बारे में बात करते हैं। 1728 में मराठों ने बुंदेलखंड के जितने भी विजित प्रदेश थे, ठीक है, वो मुगलों से वापस छीन लिए। बुंदेला नरेश, जिनका नाम था छत्रसाल ने एक दरबार का आयोजन किया था जिसमें एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को पेश किया गया। ठीक है, जिस मूवी के बारे में अभी हम बात कर रहे थे उसमें आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी। तो फिल्मों में कुछ अलग तरीके से दर्शाया जाता है, लेकिन वास्तविक स्थितियां कुछ और हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कुछ चीज़ें और होती हैं। ठीक है, बुंदेलखंड जब विजय करी थी मराठों ने, तो उस समय पर बुंदेला नरेश छत्रसाल था, उसने एक मराठों की शान के लिए एक दरबार का आयोजन किया था और इसी दरबार में उन्होंने एक मुस्लिम नर्तकी को पेश किया था जिसका नाम था मस्तानी, और यहीं से इनका जो है कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, छत्रसाल ने पेशवा को सागर, झांसी, कालपी, जागीर के रूप में ये सारी जगह जो थी वो भेंट करी थी। कौन कौन सी जगह? सागर, झांसी और कालपी। ठीक है, किसने दी थी ये मराठों को? छत्रसाल ने। दिल्ली पर आक्रमण, भोपाल का युद्ध और दुरई सराय की संधि, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 29 मार्च 1737 को बाजीराव ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी और वहीं पर ये डेरा डाल के इनकी सेना बैठ गई थी। 31 मार्च, ठीक है, नहीं 2-3 दिन तक इन्होंने डेरा डाले रखा और 31 मार्च 1737 को मालवा की सूबेदारी, 13 लाख रुपए वार्षिक पेंशन और ये सारी चीज़ें इनको मुग़ल सम्राट के द्वारा दी गई। तब जाकर के इन्होंने अपने वहाँ से जो अधिकार प्रदर्शित करने के लिए या चढ़ाई करने के लिए इन्होंने वहाँ पर डेरा डाल रखा था, इस आश्वासन के साथ कि इनको मालवा की सूबेदारी दी जाएगी, इसके साथ साथ 13 लाख रुपए वार्षिक मराठों को दिए जाएंगे। ये दोनों आश्वासन मिलने के बाद में ही ये वहाँ से वापस लौटे। 1737 में ही मुग़ल बादशाह ने निज़ाम को मराठों के विरुद्ध भेजा। बाजीराव ने 1738 में निज़ाम को दुरई सराय की संधि के लिए बाध्य किया। ठीक है, पहले तो क्या किया, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी कि हमें दिल्ली पर आक्रमण करना है, दिल्ली पर जो है अधिकार करना है, लेकिन बाद में इनको आश्वासन दिया गया कि भाई आप यहाँ से हट जाइए, आपको जो है मालवा की सूबेदारी दे दी जाएगी, 13 लाख रुपए वार्षिक आपको पैसा मिलेगा।
ठीक है। इस आश्वासन पर बाजीराव प्रथम वहाँ से लौट आए, लेकिन मुग़ल बादशाह जो थे उनको ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने क्या किया, मराठों के विरुद्ध निज़ाम को भेजा था। लेकिन बाजीराव प्रथम ने क्या किया, निज़ाम को युद्ध में हराते हुए दुरई सराय की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अब इस संधि से क्या परिणाम निकले कि निज़ाम ने संपूर्ण मालवा प्रदेश मराठों को सौंप दिया और इस तरह मुग़लों से मालवा का जो प्रदेश था वो पूरी तरीके से छीन लिया गया। 1739 में मराठों ने पुर्तगालियों से भी उनकी राजधानी जो बसीन हुआ करती थी वो छीन ली। बाजीराव ने निज़ामुल मुल्क के पुत्र नासिर जंग के खिलाफ अभियान किया तथा 7 मार्च 1740 को नासिर जंग को एक संधि के लिए बाध्य किया जिसका नाम था मुंगी पैठन की संधि। ठीक है, मुंगी पैठन की संधि किसके बीच हुई थी, बाजीराव प्रथम और नासिर जंग के बीच में। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके बाद में समय शुरू होता है बालाजी बाजीराव का। बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से लेकर के 1761 तक माना जाता है। ये पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव कौन थे, बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका एक और अन्य नाम इतिहास में लिया जाता है नाना साहब। ठीक है, तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाना साहब किसे कहा जाता था या नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो ये बालाजी बाजीराव। 1750 में मराठा शासक राजाराम द्वितीय ने संगोला संधि करके राज्य का संपूर्ण अधिकार ले लिया। मराठा राज्य का सर्वाधिक प्रसार अगर हम कहें किसके समय में हुआ था, तो बालाजी बाजीराव के समय में जो है मराठा राज्य का सबसे ज़्यादा प्रसार देखने को मिलता है। बालाजी बाजीराव के समय की सबसे प्रमुख घटना है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जो कि हुआ था 14 जनवरी 1761 को। अब इस पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में जो कुछ प्रमुख बातें हैं उन पर नज़र डालते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और इस युद्ध का परिणाम ये निकला था कि इसमें मराठों की हार हुई थी। मराठों की हार के पीछे सबसे प्रमुख कारण ये था कि जो भारत के स्थानीय राजवंश थे या स्थानीय शासक थे उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की तरफ रुहेले भी थे। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, वो भी अहमद शाह अब्दाली के समर्थन में था और इसी के कारण मराठों की पानीपत के तृतीय युद्ध में करारी हार होती है। इस युद्ध के कुछ प्रमुख कारणों पर नज़र डालते हैं। एक सेकंड, पसीना आ रहा है यार। सॉरी। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों पर नज़र डालते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण था दत्ताजी सिंधिया की हत्या जो कि 1760 में हुई थी। ठीक है, और इसी कारण मराठों ने अब्दाली पर आक्रमण करने के लिए क्या भेजी थी, सेना भेजी थी। ये इसका एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण था मराठा और राजपूतों की आपस में शत्रुता या आपस में इन दोनों का न बनना। मराठों द्वारा दिल्ली पराजित किए जाने के बाद में, जैसा कि आपने देखा था बाजीराव प्रथम के शासनकाल में दिल्ली पर इन्होंने चढ़ाई करी थी और वहाँ से इनको 13 लाख रुपए वार्षिक जो है धन और इसके अलावा मालवा की सूबेदारी दिए जाने के आश्वासन के बाद में ये वापस लौटे थे। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली की पराजय थी। तो दिल्ली पराजित किए जाने के बाद में राजपूतों की आंतरिक समस्याओं में मराठों ने हस्तक्षेप करने प्रारंभ कर दिया था, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था और उनसे भी चौथ एवं सरदेशमुखी कर लेना प्रारंभ कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मराठा और राजपूतों में आपस में खटास पड़ गई और इससे कहीं ना कहीं भारत की एकता को क्या लगा, धक्का लगा। तो ये भी पानीपत के तृतीय युद्ध का एक प्रमुख कारण रहा। इसके अलावा पंजाब की समस्याएं भी पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों में से एक थी। 1759-60 में मराठों द्वारा पंजाब को जीत लिया गया। ठीक है, और इसी कारण अहमद शाह अब्दाली के द्वारा सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया गया, इसलिए इनके बीच में युद्ध होना कहीं न कहीं स्वाभाविक था। चौथा कारण था सूरजमल जो कि जाटों के नेता थे। सूरजमल जाट द्वारा चुनौती दी गई थी किसको, अहमद शाह को। अहमद शाह को सूरजमल ने क्या चुनौती दी थी कि आप पहले उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से मराठों को भगाएं और उसके बाद में अपनी वीरता प्रदर्शित करें। तो कहीं ना कहीं ये अब्दाली के सम्मान की बात थी या उसकी कहीं न कहीं उसका जो स्वाभिमान था उसको चुनौती थी। इस वजह से वो मराठों के प्रति युद्ध करने के लिए लालायत था। 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ या निर्णायक लड़ाई हुई पानीपत की, उसमें राजपूतों ने, जाटों ने, सिखों ने किसी ने भी जो है मराठों की मदद नहीं की थी। इस वजह से मराठों की इस युद्ध में करारी हार हुई थी। अगर बात करें
पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों के विषय में, तो इसके परिणाम बड़े भीषण निकले। इससे अपार जनशक्ति का विनाश हुआ, यानी बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। पेशवा का जो प्रभाव था मराठा प्रशासन के अंतर्गत, उसका अंत हो गया। उत्तर भारत में मराठों का जो प्रभाव पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले देखा जा रहा था, वो कहीं न कहीं समाप्त होता हुआ नजर आता है। मराठे क्योंकि उत्तर भारत में एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे थे, और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में जब मराठों की हार हो जाती है तो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के उत्थान में इससे मदद मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम के रूप में अंग्रेज़ों का उत्थान भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ मुग़लों का भी यहाँ से पतन हो जाता है। ये पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख परिणाम थे। कुछ अन्य पॉइंट्स को देख लेते हैं। मराठा तोपखाने का नेतृत्व, पानीपत के तृतीय युद्ध में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का जो तोपखाना था उसका नेतृत्व किसने किया था? इब्राहिम खां गारदी। ठीक है, इब्राहिम खां गारदी के द्वारा मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में कुछ अलग अलग इतिहासकारों ने अपने कुछ कोटेशंस दी हैं, तर्क दिए हैं। तो ऐसा ही एक कोटेशन है JN सरकार की, जिन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में संभवत ही ऐसा कोई परिवार रहा होगा जिसने अपना कोई न कोई संबंधी न खोया हो। यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध में इतनी अपार जनशक्ति का विनाश हुआ था कि ऐसा कहा जाता है महाराष्ट्र में लगभग हर घर में से किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये JN सरकार ने कहा। पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासक करेगा। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। इसका तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि जो मराठे थे वो भारत पर शासन के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले। तो कहीं ना कहीं पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि अब मराठे भारत पर शासन नहीं करेंगे। ये कोटेशन किसने दी है? RB सरदेसाई जी ने। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की इतनी भीषण जो पराजय हुई थी, उस पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सके और 1761 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव की 1761 में मृत्यु के बाद में मराठा शासन के जो उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे माधवराव प्रथम। इनका शासनकाल माना जाता है 1761 से लेकर के 1772 ईस्वी तक। ये बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने भी जो है अपने शासन को बहुत अच्छी तरीके से चलाया। हैदराबाद के निज़ाम और हैदर अली, ठीक है, मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निज़ाम को इन्होंने चौथ देने के लिए बाध्य किया था। इनके समय में ही मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों का संरक्षण छोड़कर मराठों की संरक्षिता स्वीकार की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। किसके समय में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने मराठों का संरक्षण स्वीकार किया था? तो वो कौन थे? माधवराव प्रथम। ठीक है, 1772 में माधवराव की TB नामक रोग से या क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु के विषय में इतिहासकार ग्रांट डफ ने एक कोटेशन कही है कि पेशवा की इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक थी, क्योंकि इससे पहले कहीं न कहीं मराठों की जो सर्वोच्चता थी उसको पानीपत के तृतीय युद्ध में हार से बड़ा धक्का लगा था। और उसके बाद में माधवराव प्रथम, जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में बालाजी बाजीराव के बाद में मराठों के नेता बने थे। ये काफ़ी अच्छे शासक थे, लेकिन असमय बीमारी से इनकी मृत्यु के बाद में मराठों का जो प्रशासन था वो छिन्न भिन्न हो गया। तो इसी के विषय में इतिहासकार ग्रांट डफ ने कहा है कि पेशवा की इतनी जल्दी मृत्यु पानीपत के युद्ध में मराठों की हार से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब माधवराव के बाद में जो शासक बनते हैं वो है नारायण राव। 1772-73 इनका छोटा सा शासनकाल रहा है। ये माधवराव के छोटे भाई थे। 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए अपने ही भतीजे नारायण राव की जो है हत्या कर दी थी। इसके बाद में माधव नारायण राव शासक बनते हैं। इनका शासनकाल रहता है 1774 से 1795 तक। ये नारायण राव के पुत्र थे। ठीक है, नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा राज्य की देखभाल करने के लिए 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति माधव नारायण राव के समय में ही जो है नियुक्ति इसकी की गई थी। रघुनाथ राव ने खुद को मराठा सरदारों की चुनौती का सामना करने में असमर्थ पाकर बम्बई जाकर अंग्रेज़ों से सहायता मांगी और इसके फलस्वरूप
आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, सूरत की संधि जो हुई थी 7 मार्च 1775 को, इसके बारे में बात करते हैं कि सूरत की संधि किस किस के बीच हुई थी। सूरत की संधि रघुनाथ राव और बम्बई सरकार के बीच हुई 7 मार्च 1775 को, और इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज़ों द्वारा 2500 सैनिकों की मदद के साथ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करना। ठीक है, सूरत